हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी एक्सपोजर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सस्पेंस भरी मूवी लेकर आई हूँ, नॉक एट द केबिन। और ये मूवी एक नॉवल पर आधारित है। ये नॉवल सन 2018 में पब्लिश हुआ था एंड इस नॉवल का नेम द केबिन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड है। एंड इसी नेम से रिलेटेड इस मूवी का नाम है नॉक एट द केबिन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलन ने और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर बेस्ड मूवी है एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड दोस्तों, बीच में इस स्टोरी को छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि एंड में ढेर सारे सस्पेंस होने वाले हैं। तो गाइज, हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी की रेटिंग एंड रिव्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड इस मूवी ने कुछ ही समय में $21 मिलियन से भी ज़्यादा अर्न कर लिया है। आप इसी से गेस लगा सकते हैं कि मूवी कितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी। चलिए गाइज, बिना समय वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी पर। मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटी सी बच्ची वैन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ वुड के बने एक कैबिन में वेकेशन बनाने आई है। वो घर के बाहर खेल रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम लियोनार्ड है और वह वहाँ आकर वैन से बात करने लगता है और वह वैन को कहता है कि वह यहाँ पर एक ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से आया है और ये काम ऐसा है जो दुनिया बचा सकता है। जब वैन से बात कर रहा होता है तो बार बार एक जंगल की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ से कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं जिनके पास अजीबोगरीब से वेपन्स मीन्स हथियार होते हैं और वैन उन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर कैबिन के अंदर चली जाती है। और अब वह अपने पापा एंड्रयू एंड एरिक के पास जाती है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने पापा वर्ड बोला है और यहाँ पे दो नेम बताए, एंड्रयू एंड एरिक। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंड्रयू एंड एरिक जो हैं वो एक गे कपल है और उन्होंने वैन को अडॉप्ट किया है। एंड वैन उन्हें बताती है कि बाहर कुछ लोग आए हैं और जिनके पास अजीबोगरीब से हथियार हैं, जिसे सुनकर वो दोनों भी डर जाते हैं। फिर लेनर्ड और उसके साथी कैबिन के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और एंड्रयू और एरिक से बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वैन, एंड्रयू एंड एरिक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन बाहर के लोगों को बार बार वहां से जाने के लिए कहते हैं, पर वह लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं और बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। एंड्रयू एंड एरिक उन लोगों को पुलिस की धमकी भी देते हैं, पर वहाँ फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे और लैंडलाइन फोन की तार जो थी उसे कट कर दी गई थी उन लोगों के द्वारा। और एंड्रयू अपनी लाइसेंस गन जो था वो कार में ही भूल गया था। और अब हमें ये दिखाया जाता है गाइस कि अब बाहर वाले लोगों ने अपने हथियार से उस दरवाजे को तोड़ दिया और वो अंदर आ जाते हैं और एंड्रयू और एरिक उनसे बचने के लिए उन पर अटैक करते हैं। बट वो लोग एंड्रयू और एरिक पर तो अटैक कर ही नहीं रहे थे, बल्कि एंड्रयू और एरिक की मार खा रहे थे। तभी हाथापाई के दौरान गलती से एरिक के हेड पर चोट लग जाती है। तभी वहाँ एक लेडी एरिक की हेल्प करने के लिए बोलती है। वह कहती है कि वह एक नर्स है, यानी लैंडलॉर्ड और उसके जो साथी आए हैं वो इन लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे बल्कि इनकी हेल्प कर रहे थे। अब एरिक जो होता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है एंड गाइस, हमें यहाँ दिखाया जाता है कि स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर उसने अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू का फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके पेरेंट्स जो थे वो इस टाइप के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। उन्हें ये इस टाइप का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट एंड्रयू और एरिक एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग आज भी एक साथ रहते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिक को होश आ जाता है। तब तक उन लोगों ने एंड्रयू और एरिक को बांध कर रख लिया था और वैन उनके पास ही खड़ी हुई थी और वह चारों उन दोनों को बताते हैं कि वह यहाँ पर एक बहुत जरूरी कार्य से आए हैं और उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड उन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया है और आगे भी बहुत सारी चॉइसेस आएंगी जिन्हें चूज करना होगा उन तीनों को, मीन्स एंड्रयू, एरिक और वैन को। अब वह चारों एक एक करके खड़े हो जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, अपना मोटिवेट बताते हैं। और सबसे पहले सबरीना नाम की लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वह बताती है कि वह कैलिफोर्निया के एक दूर दराज एरिया की रहने वाली है और वहाँ पर नर्स है और उसके घर में एक छोटी स्टेप सिस्टर है और वह अपने सारे सेविंग खर्च कर यहाँ तक पहुंची है। अब लैंडलॉर्ड अपनी बारे में बताता है कि वह शिकागो के एक स्कूल में टीचर है और पार्ट टाइम बार टेंडर भी है। तीसरा मेंबर आता है और उसका नाम रैंडम है और वह एक
गैस कंपनी में काम करता है। वह बताता है कि पहले वह बहुत बुरा इंसान था और उल्टे सीधे काम करता था। अब सुधरने की वह कोशिश भी कर रहा है और बचपन में उसके पापा उसे खूब ज्यादा डांटते, गालियां देते थे। अब चौथी लेडी अपने बारे में बताती है, जिसका नाम एड्रियन है। वह मेक्सिको के एक होटल में शेफ है और ये सब कुछ सुनकर एरिक ये बोलता है कि वह एक रिलीजियस ग्रुप के हिस्से हैं और उनके पापा ने इन लोगों को भेजा है, बट वो लोग साफ मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लियोनार्ड उन दोनों को वहां आने का मकसद बताता है। वह बताता है कि उन्हें एक चीज पता है और उन्हें चॉइस करके यहाँ भेजा गया है क्योंकि एपोक्लिस आने वाला है, जिसके कारण पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बट उन तीनों में से यदि कोई एक अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे तो पूरी दुनिया का विनाश होने से रुक सकता है और एपोक्लिस को रोक सकता है। और ये चॉइस पूरी तरह से उन तीनों पर ही डिपेंड है और उनके बिहाफ पर कोई और सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, यानी उन तीनों में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी। अब लियोनार्ड उन्हें बताता है कि उन लोगों को विजन आते थे इस महाविनाश के आने का और वह लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, परंतु इस विजन की वजह से वह लोग एक दूसरे से मिले हैं और वह दुनिया बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं बिकॉज दे नो डैट एंड्रयू, एरिक एंड वेन में से कोई भी अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करेगा और विनाश हो जाएगा पूरी दुनिया का, लेकिन बस वह 3 लोग ही बच जाएंगे इस महाविनाश के बाद। मीन्स यदि ये तीनों में से कोई एक अपने आप का बलिदान कर देगा तो पूरी दुनिया तबाह होने से बच जाएगी। यदि इन तीनों में से कोई एक भी अपने आप को सेक्रीफाइस या अपनी बलि नहीं देता है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और केवल यही 3 एंड्रयू, एरिक और वेन बचेंगे। और लियोनार्ड आगे बताता है कि सबसे पहले नदियों का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे सुनामी आ जाएगी, फिर प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी फैलेगी जो लोगों की जान ले लेगी और लास्ट में भगवान अपने हाथों से एक खरोच करेंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो गाइस, एंड्रयू और एरिक को इस बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और ऑब्वियसली गाइस, कोई भी हमें ऐसे आकर बोले तो हम कौन सा बिलीव करेंगे। ऐसे ही एरिक एंड एंड्रयू को ये बातें बिल्कुल नॉनसेंस टाइप लग रही थी। तभी लियोनार्ड उन्हें बोलता है कि उन लोगों के इनकार की कीमत ह्यूमैनिटी को चुकानी पड़ेगी। अब रैंडम व्हाइट फेस मास्क पहनकर आता है और कहता है कि ह्यूमैनिटी का एक पार्ट जज हो गया है और इसके साथ ही बाकी उसके साथी उसे मार देते हैं और ये देखकर एंड्रयू और एरिक काफी ज्यादा स्केयर्ड फील करते हैं। एंड गाइस, अगेन स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां पर वह दोनों वेन को अडॉप्ट करते हुए नजर आते हैं। अब स्टोरी वापस वहीं पहुंच जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लियोनार्ड उन्हें टीवी ऑन करके दिखाता है कि कुछ कंट्रीज में अर्थक्वेक आ गए हैं जिसके कारण सुनामी भी आ गई थी, जिस कारण समुद्र किनारे बसे लोग, वहां के गांव काफी ज्यादा तबाह हो गए थे और ये चीज लियोनार्ड ने बताई भी थी, लेकिन अभी भी एंड्रयू को यकीन नहीं आ रहा था। बट एरिक वहां सोच पर पड़ जाता है। अब एंड्रयू एरिक को समझाता है कि यहाँ सारी बातें फेक हैं। उसके बाद गाइस, स्टोरी वापस से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ पर वह दोनों वेन के साथ अच्छे पेरेंट्स बनते हैं और वेन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसका पालन पोषण, उसके साथ खुशनुमा जीवन व्यतीत करते हैं। और वह तीनों यहाँ पर मीन्स कैबिन में वेकेशन बनाने आए हुए हैं और एरिक ने उन दोनों के लिए एक गाना भी प्ले किया था, बुगी शॉप, जो कि सनशाइन की तरफ से था। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे ये काम आएगा, तो आप इस सॉन्ग को भी ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि इसके आगे भी काफी ज्यादा सस्पेंस है। सो अब उन चारों में से एक रैंडम मर चुका है और अब वह चारों में से 3 लोग बचे हैं। अब वह तीनों लोग रैंडम की बॉडी को बाहर निकाल देते हैं। एरिक को हेड पर पहले से ही चोट लगी हुई है। सेब्रीना जो है वो एरिक की हेड की ड्रेसिंग करती है और वह बताती है कि उन लोगों को इस तबाही के विजन आते थे और वह सब लोग इन विजन के थ्रू ही मिले हैं। इनफैक्ट वह यहाँ तक भी इस विजन के थ्रू ही आए हैं, जिस बात पर अभी भी एंड्रयू ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अब वेन यानी वो छोटी सी बच्ची भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है। अब एंड्रयू उन लोगों को बताता है कि वह रैंडम को पहचान चुका है, रैंडम जिसकी मौत हो चुकी है, जिसका उसके साथ एक बार में फाइट हुई थी और आज वह वही बदला लेने आया है। जिस पर लेनर्ड बोलता है कि ही डोंट नो हिज नेम वाज रैंडम, हालांकि वही उन लोगों से मिला है और उसने ही विजन के बारे में बताया है, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो चारों लोग यहाँ एक अच्छे काम के लिए आए हुए हैं। बेसिकली इन लोगों का मकसद एपोक्लिस को रोकना था। अब रैंडम को विजन क्यों आए, वो इन सब लोगों से क्यों मिला, इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं पता। इन्हें यहाँ क्यों लाया गया, रीजन अभी तक नहीं बताया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अब वह उन लोगों को सोने का बोलते हैं और सोचने के लिए कहते हैं। फिर हैड्रियन वेन को खाना खिलाती है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब वेन जो होती है वो एरिक के पास आती है और वेन के हाथ में एक नाइफ है जो वो एरिक को देती है छुपाकर, ताकि वे अपने आप को रोप से फ्री कर सके। अब एंड्रयू जो होता है वो उन लोगों का ध्यान भटकाता है, अपनी बातों से फंसाता है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो लोग उसकी बातों में आए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन तभी एड्रियन ये बताती है कि अब सेकंड तबाही का वक्त आ चुका है और अब उसकी बारी है और वह अब उस बच्चे को बचाना चाहती है जिसे उसने अपने विजन में बार बार मरते हुए देखा था। और वह चाहती है कि उन तीनों में से कोई एक सेक्रीफाइस के लिए मान जाए, लेकिन वे तीनों ही नहीं मानते। अब एड्रियन भी मर जाती है, उसे भी मार दिया जाता है। एड्रियन का एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि उसकी फैमिली नहीं रही तो वो भी जीकर क्या करेगी। उसकी बॉडी को लेनर्ड बाहर रख देता है और दोबारा से टीवी ऑन कर देता है। टीवी में पैंडेमिक की खबर आ रही थी जिसमें काफी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। अब दूसरी विजन भी सच होती हुई नजर आ रही थी, बट एंड्रयू ये कहता है कि ये एक ओल्ड टेलीकास्ट है, काफी पुरानी बात है और इन सब लोगों ने पहले से ही ये न्यूज देखी हुई है। दैट्स व्हाई दे नो ऑल थिंग्स हैपन एंड दे all are saying lie। बट एरिक को अब कुछ ट्रस्ट होने लगा था और एरिक कहता है कि उन लोगों को आने के बाद उसने वहाँ एक फिगर भी देखा है, यानी रैंडम के मरते समय। बट एंड्रयू एरिक को बोलता है यू डोंट थिंक दैट्स नथिंग विल हैपन। अब यहाँ पर एरिक उन लोगों को हॉर्समैन ऑफ एप्रोलिक्स मान रहा था। वह इन चारों को अर्थ के किसी 1/4 हिस्से को खत्म करने की अथॉरिटी दी गई है और इन चारों के पास कोई ना कोई ताकत यानी शक्ति जरूर है। जैसे एक एंटीक्राइस्ट को पिन कर सकता है और दूसरा वार और कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकता है। थर्ड फूड जो अर्थ के ऊपर इंसेक्ट रेपिटाइल्स लाएगा ताकि फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो अपने साथ मौत लाया है और जिसका साथ कोई और नहीं एरिक हिमसेल्फ आएगा। बट एरिक की ये थिंकिंग जो थी, जो ये सोच थी, वो बिल्कुल गलत थी। वो लोग चूजन वन थे जो इस महाविनाश को रोक सकते थे। एंड देन हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है दोस्तों कि वैन जो है उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है और वह दोनों यानी एंड्रयू और एरिक अपनी रोप को कट कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। एरिक जो होता है वो सबरीना और लैंडन को रोकता है और एंड्रयू कार से अपनी लाइसेंस गन लेने चला जाता है। सबरीना एंड्रयू के पीछे जाती है बट वह उसे गन से डराता है। एंड्रयू वापस कैबिन में आता है और लैंडन की जेब से उसका आईडी निकालता है जिसके अंदर उसका नेम लैंडन था ही नहीं, कुछ और था। और वही ये बोलता है कि वह उन लोगों को अपने बदले के लिए माइंड कंट्रोल करके यहाँ लाया है। लेकिन लैंडन जो होता है वो उसकी बात से इनकार कर देता है क्योंकि जो तबाही आ रही थी वह रियल थी, वो फेक नहीं थी। और यहाँ जो विजन आ रहे थे वो भी सच थे, वो भी बिल्कुल रियल थे। सो गाइस फॉर मी जो 4 एपोक्लिप्स दिखाए गए हैं वो यहाँ नहीं बल्कि अर्थ को स्पॉइल करने में बिजी थे और ये चारों उन्हें रोकने आए थे। बट ये चारों अकेले उन्हें रोक नहीं सकते बल्कि उसके लिए एक सेक्रीफाइस जरूरी था। अब सबरीना जब अंदर आती है तो बाय मिस्टेक एंड्रयू उसे शूट कर देता है। अब लैंडन के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, वो उसे थर्ड ह्यूमैनिटी जज के नाम पर फिनिश कर देता है। दोस्तों हमें स्टोरी दोबारा से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि इस बार उनकी मुलाकात रैंडम से हुई थी, जहां दोनों की फाइट हुई थी और उसमें एंड्रयू जो था वो घायल हो गया था, जिस वजह से एंड्रयू अपनी प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस गन को रखता है। उसके बाद गाइस हमें ये दिखाया जाता है कि एंड्रयू और एरिक लेनर्ड को बाथरूम में बंद कर देते हैं और तभी वहाँ पर एक ग्लास टूटने की आवाज आती है जिससे उन दोनों को ये लगता है कि लेनर्ड जो है वो भाग गया। बट स्टिल लेनर्ड जो होता है वो वहीं होता है, वो उन पर अटैक करके उनकी गन छीन लेता है। बेसिकली वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। अब वह तीनों वापस हॉल में आ जाते हैं जहाँ टीवी ऑन था, जहाँ ये न्यूज दिखाई जा रही थी कि एरोप्लेन्स जो हैं वो अपने आप एक एक करके नीचे गिर रहे हैं और उसमें बैठे पैसेंजर भी मर रहे हैं। अभी तक
700 से ज्यादा यानी 700 अबव प्लेन्स जो है वो गिर चुके हैं। मींस अपने आप प्लेन गिर रहे हैं। जो वर्ड रिपोर्टर बोलने वाली उसे पहले से ही लेनर्ड बोलने लगता है बिकॉज उसे वो चीज विजन से पता है, बट एंड्रयू को अभी भी यकीन नहीं है। बट फाइनली एरिक को ये फील हो जाता है कि ये बात सच है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि एरिक के माइंड में वो हॉर्समैन वाली बात भी सेट है। जब रैंडम मरा था तब उसे एक व्हाइट कलर की लाइट नजर आई थी। हालांकि वो सही समझ रहा था, लेकिन वे चारों लोग वो नहीं थे जो वह समझ रहा था। वह लोग तो धरती के किसी हिस्से को तबाह करने नहीं आए थे। लियोनार्ड अब बाहर जाकर बैठ जाता है और अब समय था अगली ह्यूमैनिटी को जज करने का, और वह अब अपने आप को यानी खुद को मार लेता है। फाइनली पूरी दुनिया में काले बादल छा जाते हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। अब एरिक और एंड्रयू वैन को दूसरे रूम में भेज देते हैं और एरिक एंड्रयू को कहता है कि उन्हें ये करना ही होगा। मींस हम दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस देना ही होगा। उसका ये कहना था कि ये चारों यहाँ विजन के कारण नहीं बल्कि उन दोनों के लिए आए थे। उन्होंने उन्हें ह्यूमैनिटी का फेस दिखाया। रैंडम ने हेट्रेड का, सेब्रीना ने हीलिंग का, हैट्रियार्ड ने केयरिंग का एंड लेनर्ड ने गाइडेंस का। और ये भी हो सकता है कि वे एपोक्लिस के 4 एडल्ट्स की तरह यहाँ आए होंगे, लेकिन ये बात उतनी सच्ची नहीं थी। और एरिक एंड्रयू से कहता है ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस, और एरिक एंड्रयू को बताता है कि वो ही लोग क्यों चुने गए। इसका सिंपल सा हिसाब है उन तीनों का अनकंडीशनल सेल्फलेस लव, जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव आए बट वो एक साथ रहे, एरिक, एंड्रयू एंड वेन। अब एरिक जो है वो एंड्रयू और वेन का एक गुड फ्यूचर चाहता है। वो चाहता है कि एंड्रयू वेन को पाले, उसे अच्छे से एजुकेट करे और वेन को वो सब कुछ दे जो उन्हें बचपन में कभी प्राप्त नहीं हुआ। और इतना कहते ही एरिक खुद को शूट करवाकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, और ये सब देखकर एंड्रयू पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो वेन को लेकर केविन से बाहर चला जाता है और बिजली गिरने से कैबिनेट में भी काफी ज्यादा आग लग जाती है, वो भी जल जाता है। मीन्स ये सेक्रीफाइस कबूल कर लिया जाता है। अब थोड़ी सी दूर जाने पर लेनर्ड की कार एंड्रयू को मिल जाती है जो कि उन चारों ने ही छोड़ी थी। और फिर हम देखते हैं कि जब एंड्रयू टाउन की तरफ आता है तो वहाँ ये न्यूज दिखाई जा रही थी कि एक मिरेकल हुआ, अर्थक्वेक, सुनामी और प्लेन्स अपने आप ठीक हो गए हैं। साथ ही साथ लाइटिंग स्ट्राइक जो था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जो तबाही पहले हुई थी वो ठीक नहीं हुई थी। मींस जो लोग मरे थे वो वापस तो नहीं आ सकते थे। अब इतना क्राइसिस हुआ था, इतना उतार चढ़ाव हुआ था, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स तो थी और उन लोगों को उस प्रॉब्लम के साथ ही लाइफ को स्पेंड करना था। और गाइस फिर हमें एक इंटरेस्टिंग बात ये पता लगती है कि एरिक ने खुद को सेक्रीफाइस इसलिए भी किया था, जब रैंडम मारा गया था तब उसे व्हाइट लाइट दिखाई दी थी जो एरिक ने बताई भी थी। और उस वक्त एरिक ने वेन और एंड्रयू को देखा था और वेन उस समय बड़ी हो चुकी थी। मींस एरिक समझ गया था कि उसे ही सेक्रीफाइस देना होगा। अब एंड्रयू और वेन एक गुड जीवन जी रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू और वेन एक कार में बैठे हैं और वह वही गाना प्ले करते हैं जो एरिक ने उस समय प्ले किया था। एंड गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये गाना याद रखिएगा, काम आएगा। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो कैसी लगी गाइज आपको ये मूवी की स्टोरी? अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू सून।